In fact, one of the largest pro-monarchy demonstrations since the establishment of democracy in the country. The protesters carried the images of Emperor Prithvi Narayan Shah, the founding father of United Nepal, as hundreds of protesters took to the streets in Nepal to demand for reinstating constitutional monarchy and converting the nation to a Hindu kingdom. नेपाल के बारे में कई सारी ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद हमें नहीं पता है या फिर हमसे छुपाई गई हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल में राणा राजघराना था जिसने 1846 से 1851 तक राज्य किया था, जो कि नेपाल को स्वतंत्र और सबसे अलग रखने की नीति पर काम करते थे। 1911 राजा त्रिभुवन वो राजा थे जिन्होंने राणा राजघराने से पहले नेपाल पर राज किया था। 1951 में राजा त्रिभुवन नेपाल के दोबारा से राजा बने, जिन्होंने नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के तहत लोकतंत्र की स्थापना की थी। राजा त्रिभुवन नेहरू जी के काफ़ी करीबी थे, क्योंकि नेहरू जी ने नेपाल में राणाओं का तख्ता पलट करने में राजा त्रिभुवन की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। राजा त्रिभुवन भारत को अहिंसात्मक तरीके से मिली आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 1950 में राजा त्रिभुवन ने नेपाल का विलय भारत में करने का प्रस्ताव नेहरू जी के सामने रखा था, लेकिन नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बारे में हमें प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स से हमें पता चलता है। चाचा नेहरू अगर उस समय चाहते तो नेपाल का विलय भारत में कर सकते थे, लेकिन चाचा नेहरू ने अंग्रेज़ों के डर से और अपने खास मित्र चीन को खुश करने के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जहां चाचा नेहरू चीन को खुश करने में लगे हुए थे, तो वहीं पर चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के द्वारा चारों तरफ की ज़मीनों पर कब्जा करने में लगा हुआ था, और इसी बीच चीन ने जबरन तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन अभी हाल ही के समय में नेपाल में भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। यो मुलुकमा संविधान परिवर्तन गरेर यो मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुने र जिन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगभग 20,000 की जनसंख्या में इकट्ठे होकर आंदोलन किया, जिन्होंने वहां की सरकार के सामने 40 मांगें रखी हैं, जिनमें 2 मांगें उनकी प्रमुख मांगें हैं। जहां नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। 1 to bring the monarchy back and 2 to make Nepal a Hindu state, जिसमें वो चाहते हैं कि नेपाल में गणतंत्र को खत्म करके राजशाही लाई जाए और नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये हिंदू राष्ट्र क्या है और नेपाल के लोग गणतंत्र को ख़त्म करके राजशाही को वापस क्यों लाना चाहते हैं, जानेंगे आगे वीडियो में। नेपाल ही एक ऐसा इकलौता देश है जो कि 239 ईयर तक हिंदू राष्ट्र रहा, जिसे नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। लेकिन 2006 में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और संविधान सभा का गठन किया गया। साल 2007 में संविधान सभा द्वारा तैयार अंतरिम संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री बनाया था। इसके लगभग 8 साल बाद 2015 में नेपाल को आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। तब से लेकर अब तक नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित करने और राजशाही को वापस लाने के लिए मांगें उठती रही हैं, लेकिन नेपाल के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पर हो रहे आंदोलनों में नेपाल को राजशाही और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग दोनों अलग अलग तरह की मांगें हैं। दोनों मांगों को लेकर वहाँ के लोगों द्वारा अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि मुस्लिम बहुल्य देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, ईसाई बहुल्य देश को ईसाई राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, तो हिंदू बहुल्य देश को भी, जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उनका कहना है कि नेपाल को सेक्युलर देश घोषित होने के बाद देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए हैं। पिछले ही कुछ दिनों में नेपाल के वीरभूम में, नेपालगंज, जनकपुर जैसे कई बड़े शहरों में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए हैं। वहीं पर नेपाल में पिछली साल रामनवमी को पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। नेपाल के लोगों का कहना है कि यह सब नेपाल को सेक्युलर देश घोषित होने की वजह से हो रहा है। नेपाल की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को माने तो नेपाल में मुस्लिम संस्थाएं
भारत और नेपाल के बॉर्डर पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश कर रही हैं। वहीं पर नेपाल में गणतंत्र को ख़त्म करके राजशाही वापस लाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में मात्र 18 साल के अंदर 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। नेपाल की सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। वह एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं, जिसके वजह से अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकारें बदल जाती हैं और इसी वजह से नेपाल की हालत खराब होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वहां के लोग गणतंत्र नेपाल को दोबारा राजशाही नेपाल बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नेपाल में दोबारा राजशाही शासन आ पाएगा? क्या नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित करना सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि नेपाल में इस समय पर क्या चल रहा है, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए वहाँ के लोगों और सरकारों को क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती बनती है और आगे इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।